माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम 25 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करने वाले हैं और न्यूज़पेपर रहेगा हमारा द हिंदू। ठीक है, फिर से चेंज है। आज से एक नया बड़ा चेंज ये हो रहा है कि हम द हिंदू को वापस ले आए हैं अपने डिस्कशन में। पहले मैं द हिंदू करती थी, फिर बाद में मैंने आईई इंडियन एक्सप्रेस को स्विच किया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब फिर से हम हिंदू को डिस्कस करेंगे, तो ऐसे वैरायटी भी रहेगी क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है सब्सक्राइबर्स की, तो मैं सारे न्यूज़पेपर तो नहीं क्लब कर सकती, आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं द हिंदू के, और वैसे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में द हिंदू का रोल ज्यादा है और इंडियन एक्सप्रेस का भी है, इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन द हिंदू पे ज्यादा फोकस रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन प्रिपरेटर्स का भी और साथ ही साथ एग्जामिनर्स का भी, आई बिलीव। तो इसलिए हम द हिंदू को फिर से हम ऐड ऑन कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल्स को, और उसके बाद पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो कल मैं पोस्ट कर दूंगी। तो क्योंकि पूरे हफ्ते कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, बट आप जिस चैनल पे अब आ गए हैं, जो आज नए ज्वाइन हुए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपको बता दूं कि एसएससी बैंक प्रिपरेशन, साथ ही साथ यूपीएससी, और यूपीएससी का मेजर मेरा टारगेट रहता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बच्चों के लिए चैनल बहुत ही सक्सेसफुल है। आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और जिस एम को टारगेट करके मैं ये वीडियोस बना रही हूँ उसका फायदा आप उठा सकते हैं, और जिससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे पहले आर्टिकल से। 25 अप्रैल का आर्टिकल है, ये है पेंडिंग बिल्स द इशू ऑफ गुबर्नेटोरियल। गुबर्नेटोरियल एक शब्द यूज होता है गवर्नमेंट के लिए। जब गवर्नमेंट कोई एक काम ऐसा कर रही है जो एक्शन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से ना हो, तो उसके लिए शब्द यूज होता है गुबर्नेटोरियल। आप उसे यूज कर सकते हैं, अपने मेंस राइटिंग में इस वर्ड को लिख भी सकते हैं और रेफरेंस के तौर पे। तो पहला आर्टिकल है पीडीटी आचार्य, जो सर हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, जनरल ऑफ लोकसभा, उन्होंने आर्टिकल लिखा। उनके आर्टिकल्स द हिंदू पे वैसे भी काफी इंफॉर्मेटिव रहते हैं और आपकी तैयारी में एड ऑन भी करते हैं। तो जीएस2 के एस्पेक्ट से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और मेंस राइटिंग में और प्री में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 200 को लेकर के। तो उसको देखते हैं एक्चुअली क्या कवर अप करना है। The Tamil Nadu government was again in the news recently when the Tamil Nadu Assembly passed a resolution urging the President of India, among other things, to fix the timeline for the assent to be given to the bills passed by the Assembly. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कवरेज को लेकर के, गवर्नर्स की कवरेज को लेकर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कवरेज को लेकर के, कैबिनेट के कवरेज को लेकर के इस साल बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, जहां पे गवर्नमेंट के रोल को और उसके राइट्स अथॉरिटीज के बारे में कई बार 200 से लेकर के आर्टिकल 154, 357 और कई ऐसे बड़े आर्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुके हैं। उसमें से गवर्नर के रोल को लेकर के मेरे ख्याल में प्री और मेंस दोनों में सवाल बन सकते हैं। गवर्नर के राइट्स और ड्यूटीज और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के राइट्स और ड्यूटीज और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप स्टेट्स को लेकर के, इसके ऊपर सवाल बनने तय है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार आ चुका, कई बार कुछ ना कुछ चल ही रहा है पूरे साल भर में। तो इस पे क्या अब बात आई तमिलनाडु गवर्नर की, वाज अगेन इन द न्यूज रिसेंटली। कब, क्यों ऐसे न्यूज में आई? व्हेन द तमिलनाडु असेंबली पास रेजोल्यूशन urging the President of India, among other things, to fix a timeline for assent to be given to the bills passed by the Assembly. यही तो एम्बिगिटी है, जो टाइमलाइन की एम्बिगिटी होने की वजह से समस्या है। अगर क्लियर कट ये संविधान में लिखा है कि इतने दिन में ये ऐसा है, पास हो जाना चाहिए, तो लोकसभा राज्यसभा में तो सेग्रीगेशन है, लेकिन स्टेट असेंबलीज में कुछ ना कुछ ऐसी एम्बिगिटीज हैं जिसकी वजह से ये चीजें बार बार हाईलाइट होती हैं। द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर द रेजोल्यूशन वाज द गवर्नर्स पब्लिक स्टेटमेंट ऑन April 6। अभी जो मेन समस्या क्या हुई, अप्रैल 6 को क्या हुआ, where he implied that if the bill passed by the legislature transgresses constitutional limits, then it is the governor's responsibility not to give assent. ठीक है, several bill passed by the assembly have been pending as the governor has not made any decision. तो गवर्नर के ऊपर एसेंट देने की और किसी के ऊपर बिल के ऊपर बैठने की, मतलब पास ना करने की जो अल्टीमेट जिम्मेदारी आ जाती है, उसके ठप्पा लगाने की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और तमिलनाडु में एक ऐसे संकट उभर करके आया। सो रिलेवेंट आर्टिकल्स में क्या बताया जा रहा है, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी स्टेट में क्या हो रहा है, उससे इतना इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, क्या जरूरी है बिल पास होने के लिए वो हमें जानना जरूरी है।
ठीक है। तो रिलेवेंट आर्टिकल्स में कहते हैं कि पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय द असेंबली requesting the President of India to issue directions to the Governor to ensure that the functions in accordance with the Constitution is a new constitutional development. ये चीज को हाईलाइट करते हैं कि एक रिजोल्यूशन को पास करना असेंबली में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करना इस डायरेक्शंस के लिए कि गवर्नर ये इंश्योर करे कि जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो कार्य हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। ये चारी साहब कह रहे हैं कि नया डेवलपमेंट है कि बार बार प्रेसिडेंट को ये बताना कि एक टाइमलाइन निकालिए, टाइमलाइन डिसाइड करिए कि इस समय तक एक रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, एक नया डेवलपमेंट है। आर्टिकल 355 कहता है that it shall be the duty of the union to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution, और 355 इस बात को कहता भी है। The general meaning and proposals of the article was explained by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly to provide justification for the invasion of the provincial field which the union government may have to do. तो वे कहना चाह रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट करना, स्टेट असेंबली के गवर्नर का रिक्वेस्ट करना, और आर्टिकल 355 इस बात को भी कहता भी है कि ये यूनियन की जिम्मेदारी है कि इस बात को क्लियर करे हर स्टेट के लिए कि प्रोविजंस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बट जिस तरह की बार बार रिक्वेस्ट करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक नया डेवलपमेंट, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट बनता दिखता है, ये आचार्य साहब कह रहे हैं। But the Constitution is a dynamic document whose concepts and doctrines have been interpreted and reinterpreted and also expanded by courts from time to time to meet the changing needs of society. पर इतना क्लियर होने के बावजूद समय समय पे कोर्ट में इन नियमों को इंटरप्रेट या इन अवधारणाओं को, डॉक्ट्रिन्स को, नियमों को इंटरप्रेट और रीइंटरप्रेट किया जाता रहा है। ठीक है, इसी को उठाते हुए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 भी कुछ ऐसा ही है। This article was meant to provide justification for central intervention in the states. Its scope and range needs to be widened. The Constitution requires the governor to act with the when a bill is passed by the assembly and present it to him as a per the options given Article 200 में 200 ये कहता है कि जब गवर्नर के पास जब बिल आए तो आता है तो पहले ही असेंबली में प्रेजेंट हो चुका होता है। Now, if he does not act in accordance with the Constitution and sits on the bill of indefinitely, he is creating a situation where governors of the state cannot be carried on in accordance with the constitutional provisions. तो वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का जो बात की जाती है, गवर्नर हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या है? कैबिनेट है, राइट, स्टेट कैबिनेट की बात हो रही है, और फिर वहां का चीफ मिनिस्टर है। मतलब ये तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। अब गवर्नर किसी बिल के ऊपर बैठ गया है, किसी बिल को लेके बैठ गया है, सिटिंग ऑन अ बिल का मतलब कि उस बिल के ऊपर बैठ गया, उसको रोक लेना, राइट, उसको रोकना अनंत काल के लिए। तो अगर ऐसी कोई घटना घट रही है आर्टिकल 200 के होने के बावजूद, तो इसका मतलब कोई एम्बिगिटी बन रही है और तभी ये घटनाएं कोर्ट में चली जाती हैं। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी to invoke Article 355 and inform the President about it. और जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 355 के तहत प्रेसिडेंट को इस बात को बताए and request her to give suitable instructions to the governor to ensure that the government is carried on in accordance with the constitution. ठीक है, और सरकार की जिम्मेदारी मतलब कई सरकार की जिम्मेदारी है यूनियन की कि वो स्टेट के गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस दे कि भैया जो होना है उसको ठीक तरीके से करो, संविधान के हिसाब से करो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारी सवाल क्या बनता है प्री के लिए बनने के लिए कि आर्टिकल 200 क्या है और आर्टिकल 355 क्या है। डिटेल में पढ़ना जरूरी है प्री के लिए, और मेंस के लिए जरूरी है कि गवर्नर्स के जो राइट्स और ड्यूटीज जो हैं, गवर्नर के राइट्स और ड्यूटीज हैं, उनसे ज्यादा बढ़कर के वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, और संविधान के नियमों को ध्यान में ना रखते हुए अपने राइट्स के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। उनकी जो उनको राइट्स मिले हैं, जो संविधान में क्लियरली बताए गए हैं, उसके ऊपर, क्योंकि सवाल पहले बना है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं, और गवर्नर तो वैसे भी एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नर, राइट, एक एजेंट की तरह काम करता है। तो वो अपनी जो लिमिटेशन संविधान में क्लियरली लिखी है कि भाई आप कैबिनेट और सीएम के बिना, सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के बिना काम नहीं कर सकते, तो क्यों बैठे हैं आप बिल के ऊपर? In the view that the matter a resolution by the assembly should be considered legitimate action. ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ यूके का यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, यूके में क्या होता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे
कोर्स में एक जगह ये भी शब्द कोर्स में ही दिया हुआ है GS2 में, आप देखिए जहां पे कंपैरिजन भी आता है अदर कंट्रीज से संविधान के मामले में, ठीक है। तो उसके लिहाज से भी जरूरी है कि अब आर्टिकल 200 को पढ़ें कि भाई यूके में भी क्या होता है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली काफी बड़ा पार्ट हमने यूके की, ऑब्वियसली हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारा संविधान बनने के पहले आर्टिकल जो अब 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, जो बड़ा संविधान लिखा गया था लिखित वाला, उसमें से काफी पार्ट हमने लिया था, राइट। तो वो नियम किसके द्वारा लिखे गए? यूके, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके अलावा जो संविधान बना तो हमने यूके और कई अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, सबसे हमने कुछ कुछ अपने संविधान में लिया है। तो उस लिहाज से आप इसको जरूर पढ़ें कि कौन सा पार्ट कहाँ लिया गया है, यूके में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, क्योंकि कंपैरिजन भी कभी कभी पूछा जाता है। अब यहाँ पे आचार्य साहब कहते हैं as regards the options of withholding assent, a plain reading of Article 200 suggests that theoretically the governor can do so, but the question is whether the governor should withhold assent to a bill passed by the legislature. मतलब ये कहते हैं गवर्नर बैठ सकता है किसी बिल को लेकर के, लेकिन जब वो ऑलरेडी स्टेट असेंबली में पास हो चुका है, लेजिस्लेशन में पास हो चुका है, तो कब तक वो उसको होल्ड कर सकता है, इसके ऊपर सवाल है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मे यूजफुली टर्न आउट अटेंशन टू द प्रैक्टिस followed in the UK में क्या होता है, whose model of government was adopted by our constitution DD Basu in the commentaries of the constitution। मतलब DD Basu की जो बुक है इसमें से कमेंट्रीज लिखी गई संविधान की, उसको रेफर करते हैं। The position of the governor in this respect is that of the sovereign in England. In theory, the sovereign can refuse to give his assent, but this right has not been exercised since the reign of Queen Anne। मतलब कहने की बात ये मोटा माटी कि भाई गवर्नर बैठ सकता है, और इंग्लैंड के नियमों के हिसाब से भी, इंग्लैंड उसके संविधान को रेफर अगर करे तो ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नर चाहे या फिर सोवरन चाहे, सोवरन गवर्नमेंट या वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है सरकार का, वो होल्ड कर सकता है किसी बिल को, बट हैज नॉट बीन एक्सरसाइज सिंस द रेन ऑफ क्वीन। लेकिन ये जो नियम था जब क्वीन एन के रेन के बाद ऐसा एक्सरसाइज नहीं किया गया। मतलब अथॉरिटी जो है वो कितने समय तक आपको मिली हुई है, कब तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब तक बैठ सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी या अथॉरिटी गवर्नर के पास नहीं है। टू वीटो कुड नाउ ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। और डेफिनेटली ये तो बात तय है कि संविधान में क्लियरली लिखा है गवर्नर जो भी करेगा वो कैबिनेट की सलाह मशवरा एडवाइजरी पे करेगा। इवन देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो भी डिसीजन लेगा या स्टैंपिंग करेगा या साइन करेगा किसी बिल पे, तो वो कैबिनेट या सरकार के सलाह मशवरे पे करेगा। क्लियर है हर जगह, तो फिर ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको वो उठाते हैं। उसके बाद डिटेल में बता दें कि अंडर आर्टिकल 154 में ये बताया गया है कि द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जिस्ट है गवर्नर के राइट्स में 154 जिस्ट है, मतलब इसकी सोल है गवर्नर के राइट्स और ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो 154 इसका सोल है, आत्मा है। इसको समझने के बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर भी गवर्नर्स आजकल जिस तरह बिहेव कर रहे हैं अगर आप देखें तो वो इस नियम को तोड़ता हुआ सा दिखता है। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, 154 इंपॉर्टेंट है, 200 इंपॉर्टेंट है और हमारा 354 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीनों पढ़ना जरूरी प्रीमियस तीनों के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। अब नेक्स्ट वैगनर ग्रुप्स एक्शंस इन अफ्रीका। देखिए सूडान में जो घटना घट रही है, कोई अचानक से घटना नहीं घट रही। सूडान में जो हो रहा है अभी, ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, वहां से हम अपने सिविलियंस को वापस ला रहे हैं, अपने सिटीजन्स को वापस ला रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल छपा है काफी डिटेल में बताया गया है, उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वैगनर ग्रुप क्या है, उसके इतिहास में इतना जाने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में। लेकिन ये जो घटना है, वैगनर ग्रुप का जो रोल है अफ्रीका में, तो वो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के रेफरेंस से पता होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना जैसे जितने बड़े बड़े मर्सनरीज होते हैं, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बड़े बड़े मर्सनरीज होते हैं, ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, वो सरकार की तरफ से नहीं होते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन कंपनीज होती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनको पैसा देती हैं और उनको किलिंग्स के लिए पैसा मिलता है, ये वही मर्सनरीज हैं। तो वैगनर ग्रुप रशिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक ग्रुप है। ऑलरेडी यूएस को बैन कर रखा है वैगनर ग्रुप को, पहले न्यूज आई थी। लेकिन ये इसका जो प्रेजेंस है वो अफ्रीका में भी है, और ये आर्टिकल कहता है कि इसी वजह से अफ्रीका में, मतलब सूडान हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, लिबिया हो गया, माली हो गया, यूक्रेन और सीरिया,
जी यहाँ जिस जगह मोजाम्बिक भी है, तो इन कंट्रीज में जो इस सिचुएशन चल रही है, मतलब डिस्ट्रेस की घटना चल रही है, मतलब शांति नहीं, बड़ा लड़ाई चलती रहती है, कभी कभी रिलीजन के नाम पे, कभी अथॉरिटी के नाम पे, कभी गवर्नमेंट के नाम पे, तो यहाँ पे इस तरह के मर्सनरीज एक्टिव हैं और वैगनर ग्रुप उनमें से एक है। तो द वैगनर ग्रुप रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल काउंटर military operations in Africa, while legally the government is not a Russian-based private military company. It works closely with the Russian security apparatus. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की कोई आर्मी नहीं है, ये रशिया बेस्ड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। जैसे मैंने कहा, उनको मर्सनरीज कहते हैं, ये पूरे ट्रेंड होते हैं और आर्मी की तरह ट्रेंड होते हैं, उनको प्राइवेट पैसा दिया जाता है ट्रेन करने के लिए, और ये गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। ये अलग देशों में अलग अलग हिसाब से काम करते हैं, जरूरी नहीं कि हर देश में ऐसा हो, पर रशिया में और ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसे ग्रुप हैं, जैसे वैगनर ग्रुप भी उनमें से एक है। तो ये काम कैसे करते हैं? इट वर्क्स क्लोजली विद द रशियन सिक्योरिटी अपरेटस। वैगनर ग्रुप स्पेसिफिकली जो यूक्रेन में वॉर चल रही है रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उस पे इस ग्रुप का बड़ा हाथ है। अब सूडान में जो घटना घट रही है, वहां पे भी इसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि भैया ये वहां पे एक्टिव है और ये वहां की सरकार, जो अलग अलग सरकारें बनी है कई सालों में, उनमें से सपोर्ट करता है, उनकी अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करने में ये ग्रुप सपोर्ट करता है, और इस वजह से वहां पे इस वक्त जो घटना है उसमें इसका रोल है। ये पिक्चर आपको मिल जाएगी, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको द हिंदू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, 25 से लेकर के 27 तक की डेट्स में, 25, 26, 27 में आपको तीन सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ऐसा अच्छे से पढ़िए ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि किस किस रेफरेंस में इसको क्या हो रहा है, जहां इसका रोल है, पहली बात। दूसरा क्या है कि ज्योग्राफी के पर्पज से हमको पढ़ना है कि भैया यूक्रेन, सीरिया, लिबिया, माली, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और मोजाम्बिक की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। और ये जो आर्टिकल है वो आपके मीन्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। जिस देख लेते हैं जिस में क्या था। द वैगनर ग्रुप इज अ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हेड बाय Yevgeny Prigozhin, काफी डिफिकल्ट नाम है, रशियन नाम है। Though it has been reportedly engaged in counter-military operations in Africa, its involvement is believed to have a more extensive scope covering political, economic, and military fields. The Wagner Group has been active in Sudan, Mali, Central African Republic, Mozambique, and Libya and Africa. It presents itself as a security provider to a few governments, mostly authoritarian ones in Africa. बस यही gist है। A UN report in June 21 said that the private military groups, particularly the Wagner Group, have violently harassed people and committed sexual violence. Obviously, जब ऐसा कोई मर्सनरी किसी देश में एक्टिव होगा तो आपको क्या लगता है कि वो वहां के लोग कुछ भला करता होगा? Obviously नहीं, वो वहां पे किसके लिए गए? एक तरीके का टेरर फैलाने के लिए, और हो सकता है कि उनको वहां की सरकार सपोर्ट भी करती है, उनको पैसा दे रही है, राइट। तो पैसा लेने के बाद वो क्या, वहां आतंक पैदा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं सरकार की तरफ से कि ये आपकी, सपोज करिए रशिया ने ऐसे मानिए रशिया ने अपनी मर्सनरीज को भेजा अफ्रीका में कि भैया वहां की सरकार चला नहीं पा रही है देश को, तो आप वहां पर अफ्रीका कोई देश, मानी सूडान की बात करें तो सूडान के वहां पे जितने अभी तक के अथॉरिटेरियंस हुए हैं उनको इस ग्रुप ने सपोर्ट किया है, और सूडान की सरकार को चलाने के लिए ये ग्रुप सपोर्ट करता है। तो वहां के लोगों के साथ क्या सेक्सुअल वायलेंस करता है, वहां के लोगों को मारता है, और मतलब कि एक तरीके का टेरर फैलाता है ताकि आपस में मुठभेड़ हो, झगड़े हो, फसाद हो, और एक टेरर कायम रहे वहां की सरकार का। इसी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कहते हैं कि द स्टोरी सो फार after fighting erupted in Sudan's capital Khartoum on April 15, questions have been raised over the involvement of the Wagner Group के सवाल उठते हैं, which has been active in African countries for years. What is the Wagner Group? The Wagner Group is a Russian paramilitary organization. ठीक है, इसका इतिहास लिखा, पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, the Wagner Group presents itself as a security provider टू अ फ्यू गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो वहां के देशों में डिस्ट्रेस ज्यादा है, संकट ज्यादा है, कहाँ? सूडान, माली, CAR और मोजाम्बिक, लिबिया में। तो वहां की सरकारों को सपोर्ट देने का काम किया है इस ग्रुप ने कई सालों में। इट हैज also been supporting rival leaders engaged in a civil war. In Sudan, it began deployment during former President Omar al-Bashir. इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे समझ लिया कि हमने, ठीक है, वहां की सरकार इतनी बनी, उनके सपोर्ट में ग्रुप रहा, उसका इन्वॉल्वमेंट रहा, और जब काफी समय तक कोई भी आर्मी ग्रुप, चाहे वो अफ्स्पा हो, अफ्स्पा भी आपने नाम सुना होगा, AFSPA याद है? अगर नहीं है तो पता करिए। अफ्स्पा भी हमारे देश में ग्रुप है जो कहा नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ, जम्मू कश्मीर में लगाया गया। तो एक समय के बाद कोई भी मिलिट्री ग्रुप अगर वहां किसी स्टेट में रुक जाता है, जम जाता है, तो वहां सेक्सुअल वायलेंस
अनयूजुअल वायलेंस, अनअथॉरिटेटिव वायलेंस की घटनाएं होती ही होती हैं, तो वहां की जनता झेलती है। तो वही चीज अब वहां अफ्रीका में भी हो रही है। और फिलहाल ऑपरेशन कावेरी चल रहा है वहां से अपने देश के लोगों को वापस लाने के लिए। ठीक है, ये समस्या कोई आज की नहीं, काफी पुरानी समस्या है अफ्रीका के साथ। नाउ ग्रुप एंड गेम इन अफ्रीका क्या है? प्राइमरी गोल ऑफ द ग्रुप इज एन गेन एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रशिया की धरपकड़ क्या है वहां पे कि भैया अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो अगर वहां पे हमारा ग्रुप एक्टिव रहेगा तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने में, उनको अपने देश तक पहुंचाने में हमारी पहुंच भी ज्यादा रहेगी। इसका एंड गेम है। दूसरी बात क्या है कि रशिया सीज द वैगनर ग्रुप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी इन अफ्रीका। और ऑब्वियसली अफ्रीका में कई देश गरीब देश हैं, खाने की दिक्कत रहती है, खाने पीने की दिक्कत रहती है, और इसी के चलते सरकारें आती जाती रहती हैं। तो मिनिमल कॉस्ट इकोनॉमिकली डिप्लोमेसी में अगर हम एक्टिव रहेंगे तो वहां पे हैवी पॉलिटिकल रिटर्न्स में भी अफ्रीका में रशिया की बढ़त रहेगी। इस बात से भी वो अपने ग्रुप को वहां पे एक्टिव किए हुए, कौन? रशिया एक्टिव किए हुए। ठीक है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर अफ्रीका? इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? have violently harassed people and committed sexual violence। सबसे बड़े implication तो यही हो गया। और mercenaries implies more violence, intimidation and uncertainties। बस वहां की सरकार इतनी घटनाएं नहीं कर रही है जितने की वहां के, जहां हमारे ग्रुप ऐसे काम कर रहा है। इसलिए कई सालों तक हमारे देश में भी अस्पा को हटाने की बात होती रही है, लेकिन वहां जहां जहां ये एक्ट रहा है वहां पे इस तरह की घटनाएं पास्ट में हमने अपने देश में भी देखी हैं। तो अब देखिए, जब अपने देश की ही आर्मी के लोग जब ऐसे कर सकते हैं, अगर आर्टिकल आपने नहीं पढ़े तो पढ़ा करिए, तो सोचिए किसी और देश का मर्सनरी किसी और देश में जब रहेगा और सपोर्ट करेगा वहां की सरकार को, तो घटनाएं तो होंगी ही। सेकेंडली, द ग्रुप पोजेस अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन अफ्रीका। द कोलैप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेस्ट एंड द Sahel countries, especially Mali and Burkina Faso, paved the way for Russia to position itself as an alternative. In time, Russia gained leverage in Africa through its assistance without conditionalities। और डेफिनेटली अगर आपको किसी देश की सरकार को चलाने के लिए बाहरी ग्रुपों की आदत पड़ जाए, तो आप वहां की सरकार को अपने दम पे चला ही नहीं पाएंगे। और यही रशिया चाहता है कि भैया हमारी बढ़त बढ़ जाए, हमारी इंपॉर्टेंस वहां बनी रहे, ताकि आने वाले समय में हम वहां एक्टिव देश की तरह दिखाई पड़े। ठीक है, तो वो हमारा था दूसरा आर्टिकल। ये हमारा 25 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, बातें 25, 26 और 27 में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, डेट्स में कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ, बट हैं तीन सारे आर्टिकल 25, 26 के बीच में, और 27 भी है। ठीक है, अब है हाउ टू चेक रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे टू कीप योरसेल्फ कूल। ये आर्टिकल बहुत ही साइंटिफिक डिटेल्स को कवर करता है, लेकिन आपको समझना क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, उसको कैसे मापते हैं, क्या करते हैं, वो उसमें नहीं जाना है, पर ये कितना जरूरी है और किस हद तक हमको ये प्री में सवाल बना के दे सकता है, उस लिहाज से इसको जरूर पढ़िएगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी जा सकती है। साइंस में इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंपॉर्टेंट एज इट फैक्टर्स इन द अमाउंट ऑफ वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन है। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स हाउ वन कैन कैलकुलेट थ्रू द सिंपल experiment with the household items, the mathematical equations or an app or device। ठीक है, उसके बाद अभी प्रेजेंट में गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रोल है उसके, क्योंकि जो ये एक्चुअली क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि जो हवा में नमी की मात्रा ही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। It's a simple concept for as far as weather phenomena go, but it has significant far-reaching consequences for how we must take care of the ourselves on a हॉट और वेट डे। मतलब गर्मी के समय में हमारे बॉडी से जो मॉइस्चर क्रिएट होता है पसीने के रूप में, वो कितने लेवल तक क्रिएट होता है और कितना हमारे शरीर को चाहिए, उसके लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। साइंस आर्टिकल है। अंडर टेम्परेचर अनोमलीज में बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन दैट ईच मंथ और ईच ईयर विल बी वार्मर देन प्रीवियस मंथ और द प्रीवियस ईयर। The global distribution of temperature anomalies is due to land, ocean, atmosphere processes that dynamically determine the weather and climate। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में क्या है, ये सारी की सारी स्टडी NOAA US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने छापी है, या उसके कॉन्टेक्स्ट से लिखी गई है। ठीक है, हिंदू ने उसको छापी है। राइट नाउ, अभी तक की घटना क्या होती थी कि भैया कुछ साल अल्नीनो रहता है और कुछ साल ला नीना रहेगा। राइट, अभी तक की घटना ये हो रही थी कि इस बार मई में, अभी अप्रैल खत्म हो, मई लगने वाला। राइट,
तो मई ऑलमोस्ट आ गया है कि मई तक ये क्लियर होगा कि अब इस साल लानीना तो कई साल से चल रहा है, मतलब अच्छा मौसम चल रहा है, इस साल अल्नीनो होगा कि नहीं होगा। ये आईएमडी ने भी कहा था और जो विश्व के लेवल के जितने भी फोरकास्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था, जितने एक्सपर्ट्स हैं। नाउ क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे ट्रेंड बदला है, बारिश कहीं तेज हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, गर्मी कम लग रही है, तो ये जो फोरकास्टिंग थी वो फेल हो गई। तो अब क्या है, एनओए एक नई स्टडी लेकर के आया, वो ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन दैट ईच मंथ और ईच ईयर विल बी वार्मर देन द प्रीवियस मंथ और द प्रीवियस ईयर। अब देखिए ये एक सवाल ही बन सकता है, मेंस में सीधे सीधे पूछ सकते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग का, तो यही बोला जा रहा था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होगी तो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, और उस केस में क्या होगा कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इतना जानते हैं अभी तक हम लोग। लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन दैट ईच मंथ और ईच ईयर विल बी वार्मर देन द प्रीवियस मंथ और प्रीवियस। इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीना हर साल पिछले से ज्यादा गर्म होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये कतई नहीं है। अब ऐसे अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए तो आपको प्रूफ कैसे करोगे, जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ना जरूरी है। मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर्स एनॉमलीज इज ड्यू टू लैंड ओशन टेम्परेचर। वो ये कह रहे हैं कि जो तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी वर्ल्ड ग्लोब पे, या जहां लैंड मासेस की बात हो रही है, तो वो किसकी वजह से होता है तापमान कम और ज्यादा, इन लैंड ओशन एटमोस्फियर के प्रोसेस की वजह से होता है, दैट डायनेमिकली डिटरमिन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में पूरा एक सवाल है। अगर आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, इस आर्टिकल को आप नहीं पढ़ते हिंदू पे, और यही छपा और कहीं छपा भी नहीं होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको नहीं मिलेगा, आई कैन बेट ऑन दिस। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो इसकी जो पकड़ है वो हिंदू के पास ही है, और यूपीएससी को पता है भाई कहाँ क्या छप रहा है, तो उससे वहीं से निकालते हैं। तो इस स्टडी को किसने बनाया है, एंड छापा एनओए ने, इसके बारे में पता होना चाहिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस 3 वाले में और जीएस 1 वाले में, ठीक है। अच्छा, while this year's March was the second warmest March, the warmest March occurred just a few years ago in 2016, when the biggest El Nino of 31st century triggered a mini global warming. ठीक है, each year's March can be warmer or cooler than the March of the year before. Natural climate variability, including events like El Nino, can temporarily spike temperatures. Climate scientists need to provide the proper context when they compare and rank individual months against each year. तो मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये कहता ही नहीं है कि पिछले महीने से ये अगला महीना गर्म होगा, पिछले साल से ये महीना गर्म होगा, ये स्टडी कहती है। ये होता क्यों है, लैंड मासेस के टेम्परेचर्स को और ओशन के टेम्परेचर्स के बढ़ते घटने से। पर अगर इसको आपको एनालिसिस करके प्रूव करना पड़े स्टेटमेंट्स के साथ, तो आपको स्टडी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्टोरी ये सोफार अभी तक ये बनती है, स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आ गई है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एनओए क्या है, ये स्टडी की पूरी जो स्टडी जो डिस्कस इसमें पूरे आर्टिकल में दी हुई है, ये इसी के बारे में है कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है साइक्लोनिकल सर्कुलेशन और अरेबियन सी के सर्कुलेशन पे है, जिसको मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक बढ़िया आर्टिकल ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे। पर आपके लिए आज मैंने होमवर्क रखा है ताकि आप इसको डिटेल में पढ़ें, और अगर कोई डाउट बैठता है तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, जब हम वीकेंड पे करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ें तो हिंदू की वेबसाइट पे, और आप इसको अपनी ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करें प्री के लिए कि भैया साइक्लोनिकल सर्कुलेशन क्या होता है, अरेबियन सी में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्टर्न मानसून की जो बात करते हैं वो क्या है, और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एल नीनो और ला नीना की घटना में। उसके साथ आईओडी का कौन सा डिस्कस हमने किया था, आईओडी क्या चीज है वो भी समझना जरूरी है, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एनओए पे, इंटरनेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम गूगल की माने तो एनओए क्या है, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड साइंटिफिक रेगुलेटरी एजेंसी है यूएस की, और the agency is charged with forecasting weather, monitoring oceanic and atmospheric condition, charting the seas, conducting deep sea exploration, and managing fishing and protection of marine mammals and endangered species in the US exclusive economic zone. ठीक है, ये पता होना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर लेकर के आपके साइंस और टेक वाले में एक बड़ा सवाल बनता है, तो आपकी सिलेबस का ही पार्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंसिंग क्या है भाई, द ह्यूमन जीनोम इज एंटायर सेट ऑफ डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड
एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, पता ही होगा हम लोगों को, राइट। तो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म पता चल गया, रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। कई तरह के सीक्वेंसेस से मिलकर के हमारा डीएनए बनता है, और अगर इन सीक्वेंसेस को पता हमें चल जाए तो हम कई तरह के वायरसेस का की वैक्सीन बना सकते हैं, कई सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। सीधी सी बात ये है। नाउ इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? India's 1.3 billion strong population consists of 4,600 population groups, many of which are endogamous. The Indian population harbors distinct variation with disease-causing mutation often amplified within some of these groups. But despite being a large population with diverse ethnic groups, India lacks a comprehensive catalog of genetic variation. तो क्योंकि डेफिनेटली हर किसी का डीएनए अलग होता है, राइट। डीएनए एक ऐसी चीज है जो सबकी अलग होती है, सेम नहीं, कोई सेम डीएनए नहीं होता है। तो अगर उसकी स्टडीज हमारे देश में अभी तक कम हुई हैं, कई कम लेवल तक हुई हैं, तो अगर हम सीक्वेंसिंग पे ज्यादा चले जाएंगे, स्टडी कंडक्ट कराएंगे, तो हम जैसे इबोला हो गया, कोविड हो गया, इस तरह के सार्स कोविड-2 हो गया, जो सार्स कोविड-2 फैला था, उस तरह की वायरसेस को बचाने में और वैक्सीन क्रिएट करने में हमें काफी बढ़त हासिल होगी, और इसके लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ इंडियन जीनोम्स अलाउज रिसर्चर्स टू लर्न अबाउट जेनेटिक वेरिएंट्स यूनिक टू इंडियाज पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड यूज दैट ऑफ कस्टमाइज्ड ड्रग्स। मैंने कहा ड्रग्स हो गए, वैक्सीन हो गए, इन सब में हमको हेल्प मिलेगी। तो साइंस टेक वाले में इसका बेसिक्स पढ़ना जरूरी है आपके लिए। कौन सा वायरस कहाँ फैलता है वो जरूरी नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स नोट्स में लिख लीजिए आप, जरूरी है, पूछा जा सकता है फ्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का डिस्कशन 25 से लेकर 27 तारीख तक। 27 का आर्टिकल और रहता है न्यूक्लियर वाला, जो मैं डिस्कस करूंगी अगले डिस्कशन में, पर तब तक सपोर्ट बना के रखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।